मेरा नाम माइक है और ये घटना पिछले साल की है जब मेरी मंगेतर और मैंने मिलकर अपना पहला स्टार्टर घर खरीदा था। हम एक एशियाई कपल हैं जो इस कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। यह जॉर्जिया के एक साधारण से उपनगरीय शहर में स्थित एक छोटा 2 मंजिला घर था। उसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन हमारे लिए वह खास होना था। यह एक आम सी शांत गली थी, ठीक ठाक सा पिछवाड़ा, सस्ती बाड़ और पास पास लगे सामान्य दिखने वाले घर। हम सिर्फ घर खरीद पाने पर ही खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे, इसलिए यह हमारे जीवन का एक बहुत ही रोमांचक पल था जो सचमुच हमसे छीन लिया गया। जैसा कि आप आगे जानेंगे, पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। हमने सामान खोला, कुछ पड़ोसियों से मिले और बसने की कोशिश की। हमारे दाईं ओर रहने वाले पड़ोसी एक मिलनसार बुजुर्ग दंपति थे। सामने वाले घर का पड़ोसी हमें देखकर हाथ हिलाया और नमस्ते कहने के लिए सड़क पार करके आया, लेकिन हमारे बाईं ओर का घर अलग था। पहले कुछ दिनों तक हमने वहां से किसी को बाहर आते नहीं देखा। पर्दे हमेशा बंद रहते थे। घर साफ सुथरा और सामान्य दिखता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदर हमेशा अंधेरा सा रहता था, जैसे कोई घर पर ना हो। जबकि ड्राइववे में एक कार खड़ी रहती थी। हमने केवल एक बार कुछ अलग देखा, जब एक दोपहर हमने किसी को उसके सामने की खिड़की के अंदर खड़ा देखा। मेरी मंगेतर और मैं कार से किराने का सामान अंदर ला रहे थे। तभी उसने धीरे से मुझे इस बारे में कुछ कहा। मैंने देखा और पाया कि एक आदमी पर्दे के पीछे खड़ा था। आधा दिखाई दे रहा था, लेकिन साफ तौर पर हमें देख रहा था। उसने हाथ नहीं हिलाया। जैसे ही उसने देखा कि हमने उसकी ओर नजर डाली है, वह खिड़की से हट गया। यह अजीब था, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग बस शांत या थोड़े अजीब होते हैं। अगले 1 हफ्ते में हम उसे और ज्यादा नोटिस करने लगे। बाहर नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर। जब मैं काम पर जाने के लिए निकलता तो कभी कभी उसे अपनी लिविंग रूम की खिड़की में खड़ा देख लेता। मेरी मंगेतर ने बताया कि जब वह डाक लेने जा रही थी, तब उसने उसे एक बार ऊपर वाली खिड़की में देखा था। हर बार जब भी हम उसे देखते, ऐसा लगता जैसे वह हमें देख रहा हो, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं कि वह देर तक रुका रहे। जैसे ही हम वापस देखते, वह गायब हो जाता। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों को इस तरह असहज कर दिया कि हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सके। करीब आधी रात थी। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तभी मैं अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की के पास से गुजरा। हमारे बेडरूम की खिड़की सीधे उसके घर की ओर थी। मैंने आदतन बाहर देखा और उसे उसकी ऊपर वाली खिड़की में देखा। इस बार वह आधा छिपा हुआ या पर्दे के पीछे नहीं था। वह पूरी तरह दिखाई दे रहा था। वह सीधा खड़ा था और उसका चेहरा हमारे बेडरूम की खिड़की की ओर था। मैं एक पल के लिए जम सा गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं सही देख रहा हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे देख लिया है, वह खिड़की से पीछे हट गया। मुझे याद है, मैंने हंसते हुए अपनी मंगेतर से कहा था, वाह बढ़िया, हमारा पड़ोसी तो अजीब इंसान है। अगली सुबह वह आदमी हमारे दरवाजे पर आया। यह पहली बार था जब हमने उसे बाहर देखा। उसने शालीनता से दरवाजा खटखटाया और अपना नाम गॉर्डन बताया। उसने पिछली रात झांकते हुए दिखने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वह अपनी खिड़की की चौखट पर कुछ रख रहा था और हमारा कमरा देखने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह पूरे समय मुस्कुराता रहा और उसकी मुस्कान इतनी अपनापन भरी थी कि मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वे आदमी तुरंत पसंद आ गया। उसके बारे में कुछ न कुछ थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसकी माफी की कद्र की जा सकती थी। मैं बदतमीज नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं। जब मैं वापस अंदर गया तो मैंने अपनी मंगेतर को बताया कि वह कुछ हद तक अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। हमने तय किया कि इस बात को भूल जाते हैं।
लेकिन एक हफ्ते बाद कुछ और हुआ जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सके। एक रात आधी नींद में मेरी मंगेतर ने मुझे हिलाकर जगाया और कहा कि उसने आंगन में किसी की आवाज़ सुनी है। मैं आधा सोया हुआ था, लेकिन खिड़की देखने के लिए उठ गया। घर के आदमी के तौर पर जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है। जब मैंने बाहर देखा तो मैंने किसी को हमारे आंगन में चलते हुए देखा। इन मैसेस बिगफुट नहीं था तो वह निश्चित रूप से एक इंसान था। एक पूरा बड़ा आदमी ऐसे घूम रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। मेरी पहली प्रतिक्रिया जोर से हे चिल्लाने की थी, हालांकि मुझे पता था कि यह सबसे समझदारी भरा काम नहीं था। जैसे ही मैंने चिल्लाया वह व्यक्ति तेज से गेट की ओर गया और उसे जोर से बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पिछवाड़े में उस समय बागवानी के औजारों के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगा कि कोई चोरी करने आया है और मैंने पिछवाड़ा चेक करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि मैंने सामने की खिड़कियां जरूर देखी, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था और आखिरकार मेरी मंगेतर और मैं फिर से सो गए। हालांकि बेचैनी बनी रही। कुछ रातों बाद वही बात फिर से हुई। मेरी मंगेतर ने मुझे जगाया और कहा कि उसे बाहर सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस बार हमने दोनों ने उसे साफ साफ सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज़ को हिला डुला रहा हो। मैं ठीक नहीं कह सकता कि क्या, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन यही होगा कि वह किसी तरह के ताले जैसा लग रहा था। मैं फिर से खिड़की के पास गया और सचमुच मैंने पिछवाड़े में किसी को देखा। इस बार मेरा पूरा शरीर तनाव से भर गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। वह व्यक्ति आंगन से बाहर निकला और फिर से उसी तरह गेट को जोर से बंद कर दिया। लेकिन इस बार मैंने आदमी का चेहरा और उसका हाव भाव इतना देख लिया था कि मुझे यकीन हो गया। वह बिल्कुल गॉर्डन जैसा ही लग रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, गॉर्डन, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ऐसे ही चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बार मैं बाहर गया। मैंने आंगन चेक किया, फिर घर के किनारे भी देखे। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब मुझे इसका सामना करना ही होगा। मैं गॉर्डन के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। उसने कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खोल दिया, जिससे साफ हो गया कि वह पूरे समय जाग रहा था। वह हमेशा की तरह मुस्कुराया और हंसते हुए कहने लगा कि आंगन में वही था। उसने कहा कि वह उन बच्चों को भगा रहा था जो अक्सर मोहल्ले में बाट फाँदते रहते हैं, और उसने उन्हें अपने पिछवाड़े से हमारे पिछवाड़े में कूदते हुए पकड़ लिया था। उसने कहा कि ऐसा हर समय होता रहता है और मुझे इसकी आदत हो जाएगी। वह पूरे समय मुस्कुराता रहा, लेकिन उस मुस्कान में कुछ भी सामान्य नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कुछ छिपा हो। कसम से मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी। मैंने उससे बहस नहीं की, बस इतना कहा कि मैं समझ गया और वापस घर चला आया। लेकिन दिल के अंदर मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर हमारे पास आया और हमें अगले दिन रात यानी शुक्रवार को उसके घर चीनी खाना खाने के लिए बुलाया। हमें लगा कि हाँ कह देने से कम हमारे बीच की अजीब स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी और हम बस सभ्य पड़ोसी बने रह सकते हैं। उस शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हम उसके घर गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, माहौल असहज सा लगा। गॉर्डन काफी नशे में लग रहा था और जैसे जैसे वह और वाइन पीता गया और ज्यादा नशे में होता चला गया, उसने कहा कि उसने ढेर सारा चाइनीज खाना ऑर्डर किया है और फिर एक अजीब सी टिप्पणी की, जैसे मुझे पता है तुम लोगों को चाइनीज खाना बहुत पसंद है, और फिर हंस दिया। बीच बीच में वह छोटे छोटे ताने भी मार रहा था। आखिरकार खाना आ गया और उसने पैसे दिए। हमने टेबल लगाने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन जब उसने नहीं कहा तो लगभग चिल्ला ही पड़ा। पूरा डिनर तनाव से भरा हुआ लगा। फिर
जैसे जैसे वह और ज्यादा वाइन पीता गया, उसका व्यवहार और अजीब होता चला गया। उसने रूखी बातें करना शुरू कर दिया, जो अब छिपे हुए तानों से ज्यादा सीधी थीं। उसने ऐसी बातें कहीं जिनसे साफ पता चलता था कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक एशियाई कपल इस मोहल्ले में आकर बसा है। शुरुआत में हमने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद वह रुक जाएगा, लेकिन फिर वह और ऊंची आवाज में और ज्यादा गुस्से में बोलने लगा। सच में वह खुद को और ज्यादा गुस्से में ले जा रहा था, यह कहते हुए कि इस कस्बे का इतिहास गोरे लोगों का रहा है। वह ऐसी बातें कहने लगा जिनसे हम दोनों को सच में असुरक्षित महसूस होने लगा। फिर उसने हमें बताया कि उन रातों में हमारे पिछवाड़े में आने वाला वही था। उसने न तो इससे इनकार किया और न ही इसे छिपाने की कोशिश की। उस रात की सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने हम पर चिल्लाते हुए कहा कि हम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हैं और यह मोहल्ला हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। उस पल हमने कुछ नहीं कहा, हम बस उठे और वहां से निकल गए। हम जितनी तेजी से हो सका अपने घर की ओर चले। हम में से किसी ने भी तब तक कुछ नहीं कहा जब तक हम घर के अंदर नहीं पहुंच गए और दरवाजे बंद नहीं कर लिए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें सिवाय दूसरे पड़ोसियों के पास जाने के, इसलिए हम एक एक घर जाकर पूछने लगे। हमने उनसे गॉर्डन के बारे में पूछा। कुछ लोग यह सुनकर हैरान रह गए कि हमारे साथ क्या हुआ था। कुछ लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। कुछ लोगों ने हमें बताया कि गॉर्डन एक शराबी है जिसकी पत्नी उसे सालों पहले छोड़कर चली गई थी। इससे हमें कोई सुकून नहीं मिला क्योंकि अब हम उसके बगल में ही रह रहे थे। उसके बाद हमने उससे बचने की कोशिश की। हमने उसके घर की ओर देखना बंद कर दिया। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हम बाहर ही नहीं निकलते थे। लेकिन अपने बगल के पड़ोसी से आप कितने समय तक बच सकते हैं? हर रात तनाव से भरी लगती थी, जैसे वह हमें देख रहा हो या फिर से हमारे इलाके में घुस सकता हो। फिर एक रात हमारे नीचे वाले कमरे की खिड़की से एक ईंट फेंकी गई। शीशा टूटकर पूरे लिविंग रूम में फैल गया। आवाज़ सुनते ही हम दोनों बिस्तर से कूद पड़े। जब मैं नीचे भागा तो फर्श पर ईंट पड़ी थी। न उस पर कोई पर्ची थी न कुछ और, बस एक ईंट। हमें पता था कि ये गॉर्डन ही था और कोई हो ही नहीं सकता था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उससे बात करने आई, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया। वह उलझन में होने का नाटक करने लगा और कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस घटना को दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हमने कैमरे लगाने और वहीं रहकर इसका सामना करने की बात की, लेकिन सच कहें तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और यह सब पहले ही मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो चुका था। हम दोनों को लग रहा था कि अगर हम रुके तो कुछ और भी बुरा हो सकता है। वहाँ रहने आए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि हमने फिर से सामान पैक करना शुरू कर दिया। हम ऐसे व्यक्ति के बगल में नहीं रह सकते थे जो हमसे नफरत करता हो, रात में हमारे आंगन में घुस चुका हो और फिर हमारे घर पर ईंट फेंक चुका हो। जाने से पहले हमने एक और रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें सब कुछ बताया। पुलिस ने कहा कि वे स्थिति पर नजर रखेंगे, लेकिन हमें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। हम जितनी जल्दी हो सका उस घर और उस मोहल्ले को छोड़कर चले गए। हमने वह घर पीछे छोड़ दिया जिसे हम अपने साथ मिलकर जीवन का पहला अध्याय समझ रहे थे। आज भी मुझे लगता है कि अगर हम वहां रुके होते तो शायद आपने मेरे और मेरी मंगेतर के बारे में खबरों में सुना होता कि इस आदमी ने हमारी हत्या कर दी। काश लोगों को डॉक्स करना गैर कानूनी न होता। मैं इस कहानी में उसका पता जरूर डालना चाहता। अब हम बस आगे बढ़ सकते हैं और ऊपर की ओर देख सकते हैं। यह कहानी कुछ साल पहले की है, लगभग 2021 के आखिर की। मेरा नाम नूह है।
और मैं और मेरी मंगेतर गैबी, जो अब मेरी पत्नी है, एक शांत उपनगरीय मोहल्ले में एक नए घर में रहने आए थे। यह एक सुंदर 2 मंजिला घर था जो हमारे भविष्य के परिवार के लिए बिल्कुल सही था। पड़ोसी भी दोस्ताना और स्वागत करने वाले लग रहे थे। खास तौर पर हमारे दाईं ओर रहने वाले पड़ोसी सबसे ज्यादा मिलनसार लगते थे। वे एक दंपति थे, शायद अपने 30 के आखिरी वर्षों में, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता नहीं था। पति का नाम डैनियल था और उसकी पत्नी का नाम वेरोनिका। वे दोनों बहुत दोस्ताना थे और अच्छे लोग लगते थे। उन्होंने हमें स्वागत के तौर पर रेड वेलवेट केक भी बनाकर दिया था। केक वाकई बहुत स्वादिष्ट था और हम उसका धन्यवाद जितना करें उतना कम था। नए मोहल्ले में पहले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। सब कुछ शांत और सुकून भरा था, जब तक कि हमें अपने पड़ोसियों डैनियल और वेरोनिका के साथ कुछ अजीब बातें नजर आने नहीं लगीं। एक रात करीब 11 बजे मैंने बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और समझ गया कि आवाज़ उनके घर से आ रही थी, जैसे वे झगड़ रहे हों। घर के एंगल की वजह से मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वेरोनिका गुस्से में अपनी कार की ओर गई और वहां से चली गई। उसके बाद फिर से शांति हो गई। मैंने गैबी को इसके बारे में बताया और हमने यही मान लिया कि उनका झगड़ा हुआ होगा और वेरोनिका गुस्सा शांत करने के लिए बाहर चली गई होगी। मैं थोड़ा चिंतित जरूर था, क्योंकि वे दोनों इतने अच्छे और प्यारे लोग लगते थे। ऐसे नहीं जो जोरदार झगड़े करे, लेकिन हर कपल में मतभेद होते हैं। हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी हफ्ते के बाद एक दिन गैबी और मैं घर वापस आ रहे थे। जैसे ही हम कार से उतरे, हमने फिर से उनके घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उनका मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन स्टॉर्म डोर बंद था, इसलिए उनकी बहस साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी यह हमारा मामला नहीं था, इसीलिए हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन मैंने देखा कि वेरोनिका की कार कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह छुट्टियों पर गई होगी। डैनियल वहीं था, क्योंकि उसकी कार खड़ी रहती थी और कभी कभी मैं उसे बाहर जाते हुए देखता था। लेकिन फिर 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, और वेरोनिका की कार अब भी नहीं लौटी। मेरी पत्नी ने भी यह बात नोटिस की और सोचा कि शायद उनका तलाक हो गया हो, जो उनके लगातार झगड़ों को देखते हुए समझ में आता था। लेकिन जिस तरह वह अचानक चली गई थी, वह अजीब था। एक दिन उसकी कार वहाँ थी और अगले दिन गायब, और डैनियल का व्यवहार भी अजीब हो गया था। जब भी हम उसे देखते, वह हमसे बचने की कोशिश करता। वह वैसे हाथ नहीं हिलाता था जैसे पड़ोसी आमतौर पर करते हैं, और जिन दुर्लभ मौक़ों पर मेरी उससे बात हुई, वह बहुत तेज तेज बोलता था और बातचीत को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता था, जैसे वह घबराया हुआ हो। उसके साथ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ थी। वेरोनिका के गायब हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। तब मैंने तय किया कि मैं डैनियल के पास जाकर पूछूं कि सब ठीक तो है। मेरी मंगेतर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि यह हमारा मामला नहीं है और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मुझे पता था कि वह भी अंदर ही अंदर उत्सुक थी, इसलिए मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। मुझे पता था कि वह घर पर है, क्योंकि उसकी कार वहाँ थी। उसे दरवाज़ा खोलने में लगभग 3 मिनट लग गए, और जब उसने खोला तो वह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वह न ऐसे पसीना बहा रहा था जैसे अभी अभी मैराथन दौड़ कर आया हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ज़बरदस्ती की मुस्कान थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। मैंने उससे वेरोनिका के बारे में पूछा और कहा कि मैंने उसे और उसकी कार को काफ़ी समय से नहीं देखा है। वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, वह कुछ समय के लिए अपनी माँ के पास दूसरे राज्य चली गई है। उसकी माँ बहुत बीमार है और वह उनकी देखभाल
कर रही है। मुझे लगा कि यह झूठ है, लेकिन मैंने उससे सवाल नहीं किया। अगर वह इतना अजीब व्यवहार नहीं कर रहा होता तो शायद मैं उसकी बात मान भी लेता। फिर मैंने उससे पूछा कि वह इतना पसीना क्यों बहा रहा है। उसने कहा कि वह ऊपर वर्कआउट कर रहा था। वह बहुत तेजी से बोल रहा था, जैसे वह जल्दी में हो या घबराया हुआ हो। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा दिल बैठ गया। मुझे घर के अंदर कहीं से एक चीख सुनाई दी। मुझे ठीक ठीक पता नहीं चला कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन मुझे लगभग पूरा यकीन था कि वह किसी महिला की मदद के लिए चीख थी। मैंने उससे पूछा कि वह आवाज़ क्या थी। डैनियल ने तुरंत कहा, ओह, मैं ऊपर एक फिल्म चला रहा और उसे पॉज करना भूल गया। यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उसने अभी अभी कहा था कि वह ऊपर वर्कआउट कर रहा था। मैंने बस ठीक है कहा और उससे कहा कि बाद में मिलेंगे। मैं वापस घर गया और गैबी को सब कुछ बताया। वह भी उतनी ही चिंतित हो गई जितना मैं था, और उसने मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। मैंने कॉल किया और अनुरोध किया कि मेरी पहचान गुप्त रखी जाए। हालांकि डैनियल को शायद पता चल ही जाता कि यह मैंने किया है। मैंने डिस्पैचर को बताया कि मैंने अपने पड़ोसी के घर से कुछ सुना है और मैं चाहता हूँ कि वे एक वेलफेयर चेक करें। कुछ देर बाद एक पुलिस अफसर वहाँ पहुँचा। करीब 10 मिनट बाद मैंने सायरन की आवाज़ सुनी और देखा कि 5 पुलिस की गाड़ियाँ और एक एम्बुलेंस आ चुकी थीं। मैं और गैबी तुरंत बाहर भागे। हर तरफ पुलिस वाले थे। डैनियल को हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जा रहा था, जबकि वेरोनिका को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। बाद में हमें पता चला कि डैनियल और वेरोनिका एक हिंसक रिश्ते में थे और हालात बहुत बिगड़ चुके थे। डैनियल ने उसे हफ्तों तक बेसमेंट में बंद करके रखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनके घर में बेसमेंट है। वहाँ नीचे वह उसके साथ मारपीट करता था, उसका बलात्कार करता था, उसे प्रताड़ित करता था और बहुत ही भयानक काम करता था। उसने ये दिखाने के लिए उसकी कार तक बेच दी थी कि वह घर पर नहीं है। जब मैं उससे बात कर रहा था और मैंने वह चीख सुनी थी, तब असल में उसने उसे 5 बार चाकू मारा था, क्योंकि दरवाजे पर बात करते समय उसने उसे चुप रहने को कहा था और उसने आवाज़ कर दी थी। इससे समझ में आ गया कि वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। दुर्भाग्यवश वेरोनिका बच नहीं पाई और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। जब डैनियल को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था, उसने कहा, मुझे पता है कि मेरी चुगली तुमने ही की है और तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगर हालात इतने बिगड़े हुए न होते तो शायद मैं उस बात पर हंस देता, यह जानते हुए कि वह बहुत लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने वाला है। ये पागलपन है कि आप कभी नहीं जानते कि बंद दरवाजों के पीछे लोग असल में कैसे होते हैं। डैनियल एक दोस्ताना सामान्य आदमी लगता था और वेरोनिका भी। वे एक बेहतरीन जोड़े जैसे दिखते थे, लेकिन साफ तौर पर उनके भीतर बहुत गंभीर समस्याएं छिपी हुई थीं। घटना के कुछ रातों बाद की बात है। मैं आधी रात में जाग गया। अंधेरा था और मैंने एक इंसान की परछाई देखी। जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, मैंने देखा कि वह डैनियल था। मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, उससे बात करने लगा, कहा कि शांत हो जाओ और बस बात करते हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने बेड के हेडबोर्ड से सिमट गया। तभी अचानक वह मुझ पर झपटा। मैंने चीख मारी और तभी मेरी नींद खुल गई। मैं तेज तेज सांस ले रहा था और गैबी मेरे पास ही थी। उसने पूछा क्या हुआ और मैंने कहा कि बस एक बुरा सपना था। वह फिर से सो गई, लेकिन मैं नहीं सो सका। यह सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने सपना देखा था कि मेरा वह पड़ोसी जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी मेरे घर में घुसकर मुझे मारने आ रहा है। ज्यादातर सपने धीरे धीरे भूल जाते हैं,
लेकिन ये सपना बिल्कुल साफ और जिंदा रहा। और सपने में उसने जो शब्द कहे थे वे बिल्कुल वही थे जो उसने हथकड़ी लगते समय असल जिंदगी में कहे थे। मैंने यह सपना कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए कि वह मुझे पागल समझे या यह उसे और ज्यादा तनाव में डाल दे। आखिरकार शादी के बाद हम शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो गए। वह इलाका अच्छा है, शांत है और घर भी बढ़िया है, लेकिन वह पूरी घटना हमें अंदर तक तोड़ गई। यह जानना कि हम एक हत्यारे के बगल में रहते थे आज भी हमें डराता है। मेरा नाम डेविन है और यह घटना 2 साल पहले की है, जब मैं 24 साल का था और क्वींस, न्यूयॉर्क में एक डुप्लेक्स में रहता था। ये एक छोटा पुराना घर था जो बीच से साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंटा हुआ लगता था। मैं बाईं तरफ रहता था और दाईं तरफ कोई आदमी रहता था। मैं उससे कभी नहीं मिला, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। मकान मालिक ने कहा था कि वह अपने में ही रहता है और रात में काम करता है, इसीलिए मुझे चिंता नहीं हुई। मेरा बेडरूम दूसरी मंजिल पर था और मेरे बेडरूम की दीवार ठीक उसी दीवार से सटी हुई थी जो पड़ोसी के बेडरूम की थी। अगर मैं दीवार से कान लगाता तो कभी कभी दूसरी तरफ से हलचल की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में यह आम बात है। वहां रहने के पहले हफ्ते तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैं लंबे घंटे काम करता था, थका हुआ घर आता, कुछ साधारण सा खाता और सीधे सोने चला जाता। मैं बस इस बात से खुश था कि मेरी अपनी जगह है। और फिर एक रात सब कुछ शुरू हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे किसी आदमी की बात करने जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन वह किसी सामान्य आदमी की आवाज नहीं लग रही थी। वह बहुत पतली और ऊंची आवाज थी, जैसे कोई नकली आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा हो। आवाज हल्की थी और दूसरे कमरे से आ रही थी, लेकिन दीवार इतनी पतली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी बिल्कुल मेरे पास खड़ा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है, बस एक अजीब सी ऊंची आवाज में बुदबुदाहट थी। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। शायद वह फोन पर बात कर रहा हो या शायद टीवी देख रहा हो। आखिरकार वह बुदबुदाहट बंद हो गई और मैं सो गया। लेकिन कुछ रातों बाद वह आवाज फिर लौट आई। इस बार वह ज्यादा तेज थी और इस बार यह साफ तौर पर किसी आदमी की आवाज थी। मैंने धीरे से दीवार के पास कान लगाया और सुना। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह फोन पर बात कर रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से ही बात कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या थोड़ा डर जाऊं। आवाज को अनदेखा करने के लिए मैंने कंबल अपने सिर के ऊपर ओढ़ लिया। अगली सुबह मुझे जल्दी काम फासन दैट मुझे नींद चाहिए थी। मुझे लगता है कि वही पहली रात थी जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहाँ अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लगभग 2 हफ्ते बाद खटखटाने की आवाज़ें शुरू हुईं। मैं फिर से बिस्तर पर लेटा था, आधी नींद में। तभी मैंने अपने सिर के ठीक पास वाली दीवार पर 2 थपथपाहट सुनी। आवाज़ इतनी पास से आई कि मैं ऐसे चौंक गया जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। मैं उठकर बैठ गया और कुछ पल तक चुपचाप इंतजार करता रहा। और फिर दूसरी तरफ से दीवार पर बिल्कुल वैसी ही 2 और थपथपाहट हुई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह घर के बैठने या किसी सामान्य आवाज की वजह से नहीं थी जिसे आसानी से समझाया जा सके। मैं दीवार से दूर लुढ़क गया और कांपता हुआ वहीं बैठा रहा। मैं किसी और आवाज का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर सब शांत हो गया। मैं जवाब में दीवार पर थपथपाना चाहता था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि उसे स्वीकार करना शायद हालात और खराब कर देगा। अगली सुबह मैंने खुद से कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। अगले हफ्ते भर तक वह थपथपाहट चलती रही, कभी हल्की कभी जोर से, हमेशा रात में और हमेशा तब जब मैं सोने की कोशिश कर रहा होता था। एक रात तो ये इतना देर तक चला कि मैंने हेडफोन लगा लिए और तेज पंखा चला दिया। मुझे याद है कि मैं
जागते हुए सोच रहा था कि दीवार कितनी पतली है, उसका कमरा कितना पास है, वह खुद कितना पास है। वह सचमुच मुझसे सिर्फ 2 फुट की दूरी पर लेटा हो सकता था। हर रात ये सोच मुझे और ज्यादा डराने लगी। फिर भी यह संभव था कि वह बस दीवार के पास बैठा हो और गलती से किसी चीज से दीवार पर टकरा रहा हो या थपथपा रहा हो। लेकिन फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं बिस्तर पर करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह करके लेटा था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं अब भी सोया नहीं था। कमरे में अंधेरा था, बस सड़क की लाइट ब्लाइंड्स के बीच से चमक रही थी। मैंने फिर से थपथपाने की आवाज सुनी, 3 धीमी थपथपाहट। मैंने आंखें बंद रखीं और प्रतिक्रिया न देने की कोशिश की। फिर मैंने उसी ऊंची पतली आदमी की आवाज को दीवार के पार से आते सुना। आवाज दबी हुई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि समझ में ना आए। मैं हर शब्द साफ साफ सुन सकता था। उसने कहा, तुम वहां अंदर क्या कर रहे हो? मेरी सांस अटक गई। मैं कांपता हुआ बिस्तर पर सीधा बैठ गया, इतनी जोर से कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। अब यह सिर्फ दीवार पर गलती से हुई थपथपाहट नहीं रह गई थी। अब वह सीधे मुझे संबोधित कर रहा था। उसने यह बात दीवार के आर पार कही थी। मैं बस महसूस कर सकता था कि उसने यह बात ऐसे कही जैसे उसे पता हो कि मैं बिल्कुल उसके बगल में ही हूँ। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। मैंने फुसफुसाकर उससे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसे ठीक ठीक बताया कि क्या हुआ था। उसने कहा कि वह तुरंत आ रहा है और रात मेरे साथ ही रुकेगा। मैं लाइट जलाकर बैठी रही जब तक वह आ नहीं गया। उस रात के बाकी समय कुछ भी नहीं हुआ। अजीब बात यह थी कि वह चुप्पी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं पागल हो रही हूँ, जैसे पड़ोसी को पता चल गया हो कि मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ है। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। मैं सोचने लगी कि शायद यह बस कोई अजीब संयोग था और पड़ोसी कुछ कर रहा था जिसे मैंने गलत समझ लिया। लेकिन फिर कुछ रातों बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर से भागती हुई निकल गई। आज भी मुझे उसके बुरे सपने आते हैं। इस बार मैं सो रही थी, पूरी तरह सोई हुई थी। मुझे नहीं पता कि कितने बजे मेरी आंख खुली, लेकिन मैं झटके से जाग गई। किसी चीज ने मुझे जगा दिया था। मैं थोड़ा उठकर बैठी और तभी वह शुरू हो गया। दीवार पर थपथपाने की आवाज, जैसे कोई मेरे सिर के बिल्कुल पास उंगलियां बजा रहा हो। मैंने बिना सोचे समझे चिल्ला दिया। मैंने चिल्लाकर कहा कि जो भी है मुझे अकेला छोड़ दे। मैं कांप रही थी और तेज तेज सांस ले रही थी। मुझे लगता है कि आखिरकार हिम्मत करके वापस चिल्लाने से मेरा एड्रेनालिन बहुत बढ़ गया था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन जो हुआ उसकी मैंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। एक आवाज आई, वह मेरे कमरे के अंदर से आई। अंधेरे में एक आवाज ने कहा, सो जाओ। यह दीवार के पार से आने वाली आवाज नहीं थी, यह और गहरी थी और बहुत करीब थी, बिल्कुल मेरे कमरे के अंदर। मैं चीखती हुई बिस्तर से कूद पड़ी। किसी वजह से दालान से भागते हुए और सीढ़ियां उतरते हुए वे कुछ पल मुझे धुंधले से याद हैं, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि मैं बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ रही थी और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं जरूर पागल जैसी लग रही होगी। मैं नंगे पांव फुटपाथ पर दौड़ रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, यह सोचते हुए कि कोई मेरा पीछा कर रहा होगा। मैं तब तक चिल्लाती रही जब तक 2 घर छोड़कर रहने वाला एक आदमी बाहर नहीं आ गया और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि क्या करे। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझे उसका फोन इस्तेमाल करने दे ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर सकूं। लेकिन उसने कहा कि जिस हालत में मैं हूं मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, तो मैंने पुलिस को ही कॉल किया। मैं उस आदमी के फुटपाथ पर बैठी कांपती और रोती रही जब तक पुलिस नहीं आ गई। जब वे पहुंचे
मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पूरा यकीन है कि घर के अंदर कोई था, और मैंने कहा हाँ, 100% हाँ। वे मुझे वापस मेरे डुप्लेक्स तक ले गए और 2 अफसर अंदर गए। मेरा सामने का दरवाजा अब भी पूरा खुला हुआ था, जैसे मैं छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा कि जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे याद है कि बाहर भागते समय मैंने दरवाज़ा अनलॉक किया था। मुझे ताले को छूने की कोई याद नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने दरवाज़ा खोला था, लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी कि शायद मैंने किया हो। मुझे पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने हर कमरे की जांच की, हर अलमारी, बिस्तर के नीचे, हर जगह। घर में कोई नहीं था। उन्होंने पड़ोसी के दरवाजे पर भी दस्तक दी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर पर ही नहीं हो। आखिरकार मेरा बॉयफ्रेंड आ गया और मुझे अपने घर ले गया। मैं कई घंटों बाद भी कांप रही थी। मुझे याद नहीं कि उस रात मैं फिर से सो पाई हूँ। सुबह मैंने अपने मकान मालिक को कॉल किया और उसे सब कुछ बताया। मैंने उससे कहा कि मुझे जानना है कि वह पड़ोसी कौन है और क्या उसका कोई पुराना इतिहास है या अजीब व्यवहार रहा है। मैंने यह भी कहा कि मैं तुरंत लीज तोड़ना चाहती हूँ। शुरुआत में उसने मना किया। उसने कहा कि नोटिस और कागजी कार्यवाही ज़रूरी है। मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं उस डुप्लेक्स में फिर कभी अकेले कदम नहीं रखूंगी और उसे मेरी मदद करनी होगी। पूरे दिन फ़ोन कॉल्स करने के बाद आखिरकार उसने कहा कि वह मुझे लीज तोड़ने की इजाज़त दे देगा। जब भी मैं अपना सामान लेने डुप्लेक्स वापस गई, मेरा बॉयफ्रेंड हर बार मेरे साथ आया। मैंने अकेले जाने से साफ इनकार कर दिया। उन दिनों में हमने कई बार पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो, लेकिन इस बात के संकेत थे कि कोई रहता है, जैसे दरवाजे पर पड़े पैकेज और ड्राइववे में खड़ी कार, लेकिन किसी इंसान की कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिरकार मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के साथ रहने चली गई, जब तक मुझे कोई नई जगह नहीं मिल गई। आज भी मुझे नहीं पता कि उस रात वह पड़ोसी सच में मेरे कमरे में था या नहीं, या कोई और अंदर आया था जिसे पुलिस पकड़ नहीं पाई, या फिर यह सब तनाव की वजह से मेरे दिमाग में ही हुआ था। लेकिन आखिरी वजह सबसे कम मुमकिन लगती है, क्योंकि इंसान को आम तौर पर पता होता है कि क्या असली है और क्या सिर्फ उसके दिमाग में। बाद में मेरे मकान मालिक ने बताया कि वह पड़ोसी किराएदार भी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया था। मुझे आज तक नहीं पता कि उस डुप्लेक्स में असल में क्या हुआ था।